बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें सर। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 5 लेबर कॉस्टिंग के क्वेश्चन कर रहे थे और हमने इंसेंटिव वेज प्लान में इंडिविजुअल बोनस प्लान पढ़ लिया था और हम ग्रुप बोनस प्लान के क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, उसी ग्रुप बोनस प्लान में आज हम फर्दर एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ग्रुप बोनस प्लान, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो ग्रुप बोनस प्लान का चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ ग्रुप बोनस प्लान, और ग्रुप बोनस प्लान में आपको मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, होप्स आप लोगों ने कर लिया होगा। अब एक नया क्वेश्चन यहाँ पे हम एक नई थोड़ी सी ट्रीटमेंट देखेंगे ग्रुप बोनस प्लान में, और इस ग्रुप बोनस प्लान में जो हम नई चीज़ सीखने जा रहे हैं वो टाइम सेव की एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, यानी कि टाइम सेव की एक यूनिक कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं, टाइम सेव्ड। और आपको पता है कि टाइम सेव्ड कैसे कैलकुलेट होता है लेबर कॉस्टिंग में, कि कितना टाइम हमने सेव किया। फॉर एग्जांपल हमें 40 घंटे दिए गए थे एक चीज़ बनाने। फॉर एग्जांपल हमने एक एसी का यूनिट बनाना है, उस एसी का यूनिट बनाने के लिए हमें 40 आवर्स गिवन थे। उन 40 आवर में से फॉर एग्जांपल हमने 37 आवर्स में एसी बना लिया। इसका मतलब 40 घंटे गिवन थे काम करने के लिए, हमने 40 घंटे वाला काम 37 आवर्स में कर लिया। इसका मतलब 3 आवर्स जो हैं वो हमने सेव कर लिए। तो जो हमने टाइम सेव का फॉर्मूला लिखा था वो ये था कि स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, टाइम सेव कैसे निकला था, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो यहाँ से हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स आते थे, यहाँ से हमारे पास एक्चुअल आवर्स आते थे। ठीक है नी, तो स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर, अगर मैं स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर इन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ तो इसका मतलब यहाँ से मेरा टाइम सेव्ड आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस स्टैंडर्ड आवर्स मेरे पास ये थे, मेरे पास एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 40 आवर्स थे, मैंने 40 आवर वाला काम एक्चुअल में 37 आवर्स में कर लिया। ठीक है, इसका मतलब 3 आवर्स मैंने क्या कर लिया, टाइम सेव कर लिया। तो इस क्वेश्चन में हम टाइम सेव की एक बेहतरीन सी कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, ताकि हमारे नॉलेज बैंक में इसका एडिशन हो जाए कि अगर इस तरीके से टाइम सेव कैलकुलेट करना पड़ गया तो वी आर एबल टू कैलकुलेट टाइम सेव इन परसेंटेज फॉर्म। यहाँ पे कुछ परसेंटेज फॉर्म्स आएंगी, वो क्या होंगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन को रीड करते हैं। जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ऑटम 6 क्वेश्चन नंबर 5 मिडवे सर्विसेज के नाम से क्वेश्चन होगा। लेट डिस्कस द क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन में वो कह रहा है मिडवे सर्विसेज लिमिटेड रिसीव्ड एन अर्जेंट ऑर्डर, एक अर्जेंट ऑर्डर आया फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 4 मशीन। हमने क्या करनी है, 4 मशीन इंस्टॉल करनी है। क्या करनी है, 4 मशीन 4 मशीन इंस्टॉल करनी है इन अ टेक्सटाइल मिल, एक टेक्सटाइल मिल में। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, जैसे ही हमने 4 मशीनों को इंस्टॉल करने का ऑर्डर रिसीव किया, द कंपनी डिप्यूटेड 4 इंजीनियर ऑन द जॉब, कंपनी ने 4 इंजीनियर जल्दी जल्दी हायर कर लिए कि भाई आप चारों ने क्या करना है, मशीनों को टेक्सटाइल मिल में इंस्टॉल करना। ईच इंजीनियर, 4 इंजीनियर हायर किए। टोटल कितने इंजीनियर हायर किए हमने, 4 इंजीनियर हायर किए। ठीक है नी, उन 4 इंजीनियर में से ईच इंजीनियर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 1 मशीन। 4 इंजीनियर हायर किए और हर एक इंजीनियर एक मशीन इंस्टॉल करेगा, बस हर एक को एक एक मशीन दे दी, फिर वो इंजीनियर जाने और मशीन जाने। क्या ख्याल है। द स्टैंडर्ड टाइम, द कीमती वर्ड, वेरी वेरी कीमती वर्ड, और हमने कहा था जब ये कीमती वर्ड आएगा इस कीमती वर्ड को हम संभाल कर रखेंगे। कीमती वर्ड ये द स्टैंडर्ड टाइम। आपको पता है कि जब भी क्वेश्चन में, लेबर कॉस्टिंग के क्वेश्चन में जब भी स्टैंडर्ड टाइम आ जाए, ये किस लिए आता है, स्टैंडर्ड टाइम हमेशा ये इन्फॉर्मेशन तब आती है जब हमने टाइम सेव कैलकुलेट करना हो। स्टैंडर्ड टाइम बच्चों कब आएगा, जब हमने क्या कैलकुलेट करना होगा, ये देखें टाइम सेव, चेक करें जो फॉर्मूला लिखा टाइम सेव का। तो टाइम सेव के अंदर ये जो स्टैंडर्ड टाइम आ रहा होता है, इसका आने का मतलब ये है कि टाइम सेव के ऊपर बोनस दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले ही माइंड कर लिया क्वेश्चन में टाइम सेव एज अ बोनस के तौर पर मिलने वाला।
अब ये वो चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन को हम रीड करते जाएंगे और अपने क्वेश्चन को प्लान करते रहेंगे। जितना हमारा क्वेश्चन वेल प्लान्ड होगा तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो रहा होगा, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड टाइम जो है टू कंप्लीट दिस जॉब, यानी कि एक मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो हमें वक्त दिया, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, हमें एक मशीन इंस्टॉल करने के लिए 50 घंटे दिए गए थे। कितना वक्त मिला था हमें? 50 आवर्स। एक मशीन, एक इंजीनियर एक मशीन इंस्टॉल करेगा 50 घंटों में। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू पे इट्स इंजीनियर ऑन जॉब टू जॉब बेसिस। कंपनी की पॉलिसीज़ ये है, वो जो इंजीनियर्स को पे करते हैं वो जॉब टू जॉब पे करते हैं, यानी कि मशीन इंस्टॉल कर ली, चलो भैया आपका काम ख़त्म हो गया, अपने पैसे ले और अल्लाह हाफिज़। द मिनिमम अमाउंट, एक और बात कह रहा है, द मिनिमम अमाउंट द कंपनी पे इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर। कहता है जो कम से कम पैसे मिलेंगे वो स्टैंडर्ड आवर के ऊपर मिलेंगे। और चेक करें हमारे केस में स्टैंडर्ड आवर्स कितने? 50 आवर्स, यानी कि 50 घंटों के जो टाइम, 50 घंटों के तो पैसे मिलने हमें। क्या ख्याल है? 50 आवर्स के पैसे मिलने हैं। अब कंपनी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखें आगे मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन पढ़ूंगा, स्टैंडर्ड टाइम देने का मतलब ये है कि आपके पास इतना वक्त है, यानी कि 50 घंटों में तो हर हाल में मशीन इंस्टॉल करनी है। अगर आप मशीन पहले इंस्टॉल कर लो, मिसाल के तौर पर एक इंजीनियर को 50 घंटे दिए गए, उसने 50 आवर वाला काम, जो 50 घंटों में जो उसने काम करना था वो 50 आवर्स में नहीं 45 आवर्स में कर लिया। इसका मतलब एक्चुअल तो उसने जो काम किया 45 आवर्स के ऊपर काम किया। अगर उसने 45 आवर्स के ऊपर काम किया होगा तो पैसे भी अगर उसको 45 आवर्स के मिलेंगे तो बताएं इंजीनियर को क्या फ़ायदा होगा इतना एफिशिएंटली क्वालिटी ऑफ वर्क करने का, यानी कि 50 घंटे से पहले काम करने का। तो बेवकूफ़ है वो पहले काम करे। क्यों? वो जितना टाइम सेव करेगा, जितना जल्दी काम करेगा, उतने कम पैसे उसके बनने हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो मशीन को 50 घंटों में इस्तेमाल करेगा तो 50 घंटे के पैसे घर लेके जाएगा। अगर वो 45 घंटों में क्या करेगा, मशीन को इंस्टॉल करेगा, तो 45 घंटों के पैसे घर लेके जाएगा और जो इसका टाइम सेव का बोनस मिलेगा वो ऊपर लेके जाएगा। तो सारे इंजीनियर बेवकूफ़ होंगे कि 50 घंटे से पहले काम करेंगे। दैट्स वाई बात कंपनी को पता थी। कंपनी को पता कि यार अगर हम 50 घंटों से कम काम करवा रहे हैं और कम आवर्स के कम पैसे वो घर लेके जाएंगे तो कोई भी 50 घंटे से कम काम करने के लिए विलिंग होगा नहीं। सारे के सारे एट द एंड 50 आवर्स कम से कम पूरा करेंगे। यार कम से कम 50 घंटे के तो पैसे हम घर लेके जाएं। होप सो ये आपको बात मेरी समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दैट्स वाई कंपनी ने पॉलिसी बनाई कि कंपनी का इंजीनियर तुम इस चीज़ की टेंशन ना लेना कि जो 45 घंटे काम करेगा उसको 45 घंटे के पैसे मिलेंगे और जो 40 घंटों में मशीन बना लेगा इसका मतलब वो सिर्फ 40 घंटे के पैसे लेगा, 10 घंटों के पैसे उसके मारे गए। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हाँ, जो 40 घंटों में काम करेगा पैसे फिर भी उसको 50 घंटों के मिलने हैं। ये क्वालिटी है। अब ये क्या होगा, अब इंजीनियर क्या करेगा, एफर्ट मारेगा, क्योंकि यार ठीक है 40 घंटे काम कर लो, काम भी जल्दी हो जाएगा, करूँगा भी 40 घंटे काम, लेकिन पैसे घर कितने लेके जाऊँगा, 50 आवर्स, 50 घंटों के पूरे पैसे लेकर जाऊँगा। तो दैट्स वाई कंपनी का पॉलिसी क्या है, द मिनिमम अमाउंट द कंपनी पे इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर। तो कंपनी का इंजीनियर्स भाई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। अगर आप लोग जल्दी काम करेंगे तो ये मत सोचना कम काम करेंगे कम पैसे मिलेंगे। अब जितना टाइम बचाओगे आपको फिर भी 50 घंटों के पूरे पैसे मिलने हैं और जितना टाइम बचाओगे उसके अलग से बोनसेस मिलने हैं। ठीक है जी, ये सारी बात का मतलब था। द पेमेंट इज़ मेड एट द रेट ऑफ ₹100 पर आवर। ये जो ₹100 पर आवर है ये हमारे पास बेसिक वेज रेट आ गया। दिस इज़ अवर बेसिक वेज रेट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू स्पीड अप द इंस्टॉलेशन वर्क, इंजीनियर जल्दी जल्दी अच्छा काम कर लें, द कंपनी ऑफर्ड द इंजीनियर टाइम सेव बोनस। तो कंपनी ने क्या किया, टाइम सेव बोनस ऑफ़र कर दिया। जो जितना टाइम बचाएगा उसको उतना बोनस मिलेगा। हालांकि हमने पढ़ा नहीं था लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड टाइम जब भी आएगा इसका मतलब टाइम सेव की इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है। तो जब भी स्टैंडर्ड टाइम आएगा क्वेश्चन में लाजमी टाइम सेव बोनस के बारे में बात करेगा। चलिए, अंडर विच दे वुड बी इंटाइटल्ड फॉर द फॉलोइंग इंसेंटिव।
कंपनी ने कहा इंजीनियर जल्दी जल्दी मशीनों को इंस्टॉल कर लें, उनके लिए हम उनको टाइम सेव बोनस देंगे। और टाइम सेव बोनस उन्होंने कहा कि हम जो देंगे परफॉर्मेंस बेस के ऊपर देंगे। किसके ऊपर देंगे? परफॉर्मेंस बेस के ऊपर। परसेंटेज ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड, जितना उनका टाइम अलाउ किया था, यानी कि 50 घंटे उनको अलाउ किए थे, उनमें से वो कितना टाइम सेव करते हैं, ये वो परसेंटेज है। और हर परसेंटेज, हर टाइम सेव के अगेंस्ट ये क्या है? टाइम, TSB, टाइम सेव बोनस है। मिसाल के तौर पर जो बंदा 0 से लेके 10% तक टाइम सेव करेगा, उसको जितना उसने टाइम सेव किया होगा उसका 10% मल्टीप्लाई बाय ऑरली रेट, ये उसको बोनस मिल जाएगा। ठीक है जी। और जो बंदा 11% और 20% के दरमियान में टाइम सेव करेगा, उसको टाइम सेव का 20% मल्टीप्लाई बाय ऑरली रेट, आपको पता है हमारा ऑरली रेट ये हमारे पास 100 है, तो ऑरली रेट हमारा 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका क्या आ जाएगा? टाइम सेव बोनस आ जाएगा। और जो 20% से 30% के दरमियान टाइम सेव करेगा, उसने जितना भी टाइम सेव किया होगा उसका 30% मल्टीप्लाई बाय 100, उसको क्या बनेगा? टाइम सेव बोनस मिल जाएगा। तो ये कंपनी का पॉलिसी है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। इन एडिशन टू द एग्रीड अमाउंट द कस्टमर in addition to the agreed amount the customer has agreed, कस्टमर कौन? जिसकी 4 मशीनें इंस्टॉल करनी है। कस्टमर हैज़ agreed to pay the company ₹150 for every hour saved on installation of each machine। कंपनी ने कहा, कस्टमर ने कहा कंपनी को, कंपनी भाई देखो, अगर तुम हर मशीन के ऊपर जितना वक्त बचाओगे, तुम्हें 50 घंटे मैंने दिए हैं, 50 घंटे से तुम जितना वक्त बचाओगे, मैं तुम्हें हर और एवरी और सेव करने पर ₹150 एडिशनल पे करूँगा। इसका मतलब कंपनी ने कहा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, अगर हम जल्दी मशीनें इंस्टॉल कर लें तो कस्टमर ₹150 पर और सेव्ड हमें पे करेगा। तो कंपनी ने कहा ठीक है यार, अगर जल्दी काम करने में कस्टमर से हमें फ़ायदा मिल रहा है तो हम ये फ़ायदा क्या करते हैं? वर्कर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और वर्कर को जो हमने ट्रांसफ़र किया वो इस रेशियो की बेस के ऊपर ट्रांसफ़र किया। ठीक है। चलिए, इसका मतलब ये है कि अगर हम टाइम सेव करेंगे तो ₹150 एवरी और ये हमें कस्टमर की तरफ से इनाम मिलेगा कंपनी को। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसका मतलब कस्टमर चाहता है कि उसका काम जल्दी हो जाए, दैट्स उसने ₹150 के लालच दिया, बोनस दिया। The job were completed successfully and the time spent by each engineer is as follows। इंजीनियर ए छा गया, उसने एक मशीन इंस्टॉल कर दी 41 आवर्स में, और इंजीनियर बी ने 36 आवर्स में मशीन इंस्टॉल की, इंजीनियर सी ने 46 आवर्स में, और इंजीनियर डी ने 50 घंटों में मशीन इंस्टॉल की। इस भाई साहब को कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि इसने 50 आवर्स में मशीन इंस्टॉल की है, जबकि स्टैंडर्ड टाइम कितना था? 50 आवर्स था। यानी कि इस डी भाई ने 50 घंटों वाला काम 50 घंटों में किया, इसने कोई टाइम सेव नहीं किया। ठीक है। और सी की बात करें तो इसने 50 घंटों वाला काम 46 आवर्स में किया है। तो अगर मैं क्वेश्चन के ऊपर ही टाइम सेव निकालना चाहूँ तो मैं इजीली टाइम सेव्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ। ए ने 50 घंटे वाला काम 41 आवर्स में किया, इसका मतलब ए ने कितना टाइम सेव किया? 9 आवर्स। बी ने भी 50 आवर्स वाला काम 36 आवर्स में कर लिया, बी तो छा ही गया। ठीक है, इसने 14 आवर्स सेव कर लिया। सी वाला भी छा गया, उसने भी 50 घंटों वाला काम 46 आवर्स में कर लिया, इसने भी 4 घंटे सेव कर लिए। डी वाले भाई ने 50 घंटे वाला काम 50 घंटे में किया, इसने कोई टाइम सेव नहीं किया। और अगर हम देखना चाहें कि ए बी सी इन तीनों ने कितना टोटल टाइम सेव किया, तो 9 + 14 + 4, तो 9 + 14 कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 620, और 23 + 4 27। इसका मतलब जो टोटल और सेव हुए वो 27 और हमारे सेव हुए। ठीक है जी। और यहाँ पर हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया और क्वेश्चन को प्लान कर लिया। ठीक है। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। असल में करना क्या
चलो जी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट ये है मेरी, कैलकुलेट टोटल अर्निंग। रिक्वायरमेंट मेरी ये है, कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ ईच इंजीनियर। टोटल अर्निंग कितनी होगी ईच इंजीनियर की, यानी कि टोटल वेजेस क्या होंगी ईच इंजीनियर की, एंड देयर अर्निंग पर और, यानी कि 1 घंटे में उतने क्या कमाया पर और वेजेस उनकी, और टोटल वेजेस इंजीनियर्स की क्या होंगी। ये रिक्वायरमेंट 1 है। रिक्वायरमेंट 2 है, कंप्यूट द नेट एडिशनल रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने एडिशनल रेवेन्यू कितना कमाया। देखें, जो कंपनी को मशीन इंस्टॉल करने से पैसे मिलने थे वो तो मिलने थे, ये चेक करें ये कंपनी को एडिशनल इनाम मिल रहा है। अगर जल्दी इंस्टॉलेशन कर लेंगे, हर एवरी और सेफ्ट के ऊपर कंपनी को 150 का एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है, तो पार्ट 2 में वो इस 150 के ऊपर बात करना चाह रहा है। ठीक है नी। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले टोटल अर्निंग, इसके ऊपर फोकस करना है, टोटल अर्निंग ऑफ इंजीनियर। और आपको बताइए जो टोटल अर्निंग ऑफ इंजीनियर आएगा ये हमारे पास 2 तरह से आएगा, यानी कि बेसिक वेज इसमें आ जाएगी हर एक इंजीनियर की, प्लस एक बोनस मिल रहा है वो सेव्ड बोनस, टाइम सेव्ड बोनस हमें मिल रहा है। ठीक है नी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है नी, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया और अब इसका इंशाल्लाह ताला हम आंसर सॉल्व करते हैं। ठीक है नी। आंसर के लिए साथ वाले बोर्ड पे चले जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, वहाँ से हम इंशाल्लाह ताला इसके आंसर लिख लेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें टोटल अर्निंग फॉर ईच इंजीनियर लिखनी है। तो टोटल अर्निंग ऑब्वियस बात है, इंजीनियर्स के लिए इनकम होगी और कंपनी के लिए एक्सपेंस होगा, तो कंपनी के लिए टोटल वेज का वर्ड यूज़ करें, लेकिन उसने कहा इंजीनियर्स के ऊपर कैलकुलेशन करें, तो इंजीनियर्स की अर्निंग होगी। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो हमें टोटल अर्निंग ऑफ ईच इंजीनियर निकालनी है। टोटल अर्निंग ऑफ ईच इंजीनियर। अच्छा जी, सबसे पहले हम लिखेंगे कि उनकी बेसिक वेज क्या है। ठीक है, उनकी बेसिक वेज क्या, उनकी बेसिक वेज क्या। तो टोटल अर्निंग के ऊपर सबसे पहले हम लिख लेंगे बेसिक वेजेस। हमारे पास 4 इंजीनियर हैं, उन चारों इंजीनियर्स के नाम क्या हैं, ए बी सी डी, 4 इंजीनियर ए बी सी डी। तो 4 इंजीनियर आगे, उनका नाम हमारे पास ए बी सी डी है। तो इंजीनियर भाई ए आ गए और बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया। ये 4 इंजीनियर हमारे पास आ गए। ठीक है, तो इन चारों के सबसे पहले हम लिख लेंगे बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस। ठीक है, और बेसिक वेजेस कैलकुलेट करने के लिए जो और वर्कड मल्टीप्लाई बाय बेसिक वेज रेट जो भी होगा। ठीक है, अच्छा नॉर्मली याद रखिएगा जब हम इससे पहले बेसिक वेज कैलकुलेट किया करते थे, तो बेसिक वेज कैलकुलेट करते वक्त हम ये फार्मूला, मैंने आपको आदत थी ये फार्मूला लिखवाया था, टोटल और वर्क मल्टीप्लाई बाय बेसिक वेज रेट, ये फार्मूला लिखवाया हुआ था। ठीक है नी, टोटल और वर्क मल्टीप्लाई बाय बेसिक वेज रेट। ठीक है, और अगर ओवर टाइम आ जाए तो ओवर टाइम की कैलकुलेशन उसके लिहाज से करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे टोटल और वर्क जो है ना, वो इंजीनियर ए ने 41 आवर्स काम किए, 41 आवर्स काम किए। तो क्या मैं यहाँ पे 41 ले लूँ? नहीं, मैं 41 ही लेता अगर मैं पुराने क्वेश्चन की तरह चल रहा होता, लेकिन यहाँ पे उसने हमें क्या किया, एक गारंटी दे दी। उसने कहा मिनिमम अमाउंट द कंपनी पे इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड, और उसने कहा एक्चुअल जितने मर्जी घंटे काम करो उसकी टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें जो पैसे मिलेंगे स्टैंडर्ड और, यानी कि 50 घंटों के पैसे मिलने हैं। इसका मतलब हम जितना मर्जी कम काम करें हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड और यानी कि 50 घंटों के पैसे मिलने हैं। तो इसका मतलब टोटल और वर्क में क्योंकि कंडीशन आ गई तो हम टोटल और वर्क नहीं ले रहे, हम क्या ले रहे हैं, कंडीशन की वजह से स्टैंडर्ड और वर्क ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लग गई
और ये कंडीशन है कंपनी की कि मिनिमम आपको स्टैंडर्ड और के हिसाब से पैसे मिलने। तो स्टैंडर्ड और सबका एक जैसी है 50 घंटे। तो नंबर 1 कैलकुलेशन कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड और कितने 50 आवर्स मल्टीप्लाई बाय बेसिक रेट क्या था, बेसिक वेज रेट ₹100 पर आवर। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो इसका मतलब बेसिक वेज ए की क्या आ गई 5000 और बी की भी यही रहेगी 5000 और सी की भी यही रहेगी 5000 और डी की भी यही रहेगी 5000। तो ये हमारे पास आ गया बेसिक वेज रेट। यहाँ तक कोई परेशानी, ये कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पे एक हमने आज नई चीज़ ये सीखी कि अगर कंपनी कोई मिनिमम वेज सेट कर दे या मिनिमम कोई ऑर्डर आ दे या कोई गारंटी दे दे तो फिर हमने वो वाले और लेने हैं, फिर हमने टोटल और वर्क को इग्नोर कर देना। आज हमने एक ये नई चीज़ सीखी हमने, ठीक है। अच्छा जी, इसलिए क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है। कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट को इन्हेंस करने के लिए, तगड़ा करने के लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा जी, सेकंड जो हमने उनकी अर्निंग बनेगी, लेबर की, इंजीनियर्स की जो अर्निंग बनेगी वो टाइम सेव्ड बनेगी। क्या बनेगी, टाइम सेव्ड। उन्होंने कितना टाइम सेव किया, तो टाइम सेव की क्योंकि कैलकुलेशन परसेंटेज के ऊपर है तो इसकी हम वर्किंग सेपरेटली कर लेते हैं। तो यहाँ पर वर्किंग 1 कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, वर्किंग 1 कर लेते हैं और वर्किंग 1 में हम क्या करते हैं, टाइम सेव्ड निकाल लेते हैं। तो टाइम सेव्ड निकालते हैं, टाइम सेव्ड की वर्किंग करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा टाइम सेव्ड, किस किस का टाइम सेव्ड, ए वाले भाई का और बी का, सी का और डी का। टाइम सेव वैसे तो मैं आपको कैलकुलेट यहीं पे करवा चुका हूँ, ये देखें, ये टाइम सेव की कैलकुलेशन यहाँ पे मैं करवा चुका हूँ। आप ये ज़बानी कलामी भी टाइम सेव की कैलकुलेशन करवा सकते हैं, कर सकते हैं, इजाज़त है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और अगर अपने फेस में कैलकुलेशन शुरू करवानी है तो बिल्कुल आप शुरू करवा सकते हैं। तो टाइम सेव की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड और चाहिए और एक्चुअल और चाहिए। तो टाइम सेव का कंपैरिजन किससे होगा, स्टैंडर्ड ऑर्स, स्टैंडर्ड ऑर्स और यहां से आ जाएगा एक्चुअल ऑर्स, ठीक है। वर्क स्टैंडर्ड ऑर्स आपको 50 घंटे दिए गए थे, सबको 50 घंटे दिए गए थे, सबको 50 घंटे दिए गए थे। एक्चुअल आवर्स, ए ने कितना काम किया हकीकत में, ये ए ने काम किया 41, ए ने हकीकत में काम कितना किया, और स्पेंड ए ने 41, बी 36, 46 और 50। तो ये क्या हो गया 41, 36, ये एक्चुअल आवर्स आ गए जो उन्होंने मशीन इंस्टॉल करने में स्पेंड किए। तो हमारे पास एक्चुअल आवर आ गए 41, 36, 41, 36 और सी के आगे किधर गया 41, 36 और 46 और 50, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम सेव हुआ, टाइम सेव्ड, अच्छा जी। अब निकालना टाइम सेव, इसका मतलब ए ने 50 घंटों वाला काम 41 आवर्स में कर लिया तो 9 आवर सेव किए, इसने 50 वाला काम 36 आवर्स में कर लिया, इसने 14 आवर सेव किए, इसने 50 आवर वाला काम 46 आवर में किया, इसने 4 आवर सेव किया, इसने 50 घंटे वाला काम 50 आवर में किया, इसने 0 आवर सेव किया, कुछ सेव नहीं किया, 0 आवर सेव किया। तो अगर हम इन सब को करें तो टोटल टाइम सेव निकालना चाहें तो टोटल टाइम सेव्ड 9 + 14 + 4 + 0 हमने पहले ही कैलकुलेशन कर ली थी कि 21 आवर्स हम लोगों ने टोटल सेव किए, 27 आवर्स हम लोगों ने टोटल सेव किए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं कि ए ने इतने इतने और सेव किया। अब देखते हैं कि ए को टाइम सेव करने के ऊपर कितना बोनस मिला, बी को टाइम सेव करने के ऊपर कितना बोनस मिला, सी को और डी को टाइम सेव करने के ऊपर कितना बोनस मिला। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड। अब हम बोनस की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड हमने कितने % टाइम सेव किया, ठीक है। क्योंकि ये मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, अब ये वाली जो बात है ना, ये वाली परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड, ये कीमती बात है जो कि आप लोग आज पहली मरतबा सीख रहे हैं।
और इसके बाद अगर कभी एग्ज़ाम में आ जाए तो आप करना चाहिए आपको, क्योंकि आज हम सीख रहे हैं तो ये चीज़ सीखने के बाद इसको याद रखना है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ परसेंटेज, क्योंकि जो मैं इनाम दे रहा हूँ ना, टाइम सेव बोनस, टाइम सेव का जो बोनस, टाइम सेव करने के बाद जो बोनस मिला जा रहा है वो परसेंटेज ऑफ टाइम सेव, जो जितना टाइम सेव करेगा उसको उतना ज़्यादा बोनस मिलेगा। यानी कि एक बंदा जो है वो 0 to 10% टाइम सेव करता है, भाई उसको 10% बोनस मिलेगा। एक 11 to 20% टाइम सेव करता है, उसको 20% बोनस मिलेगा। और एक 20 to 30% टाइम सेव करता है, उसको 30% बोनस मिलता है। ठीक है जी, अब देखते हैं। अच्छा जी, और इसमें एक और बात है सर, अगर कोई, इसे आगे तो लिखा ही नहीं है, अगर कोई 40 से 50% टाइम सेव करे तो उसकी कोई बोनस प्लान ही नहीं है। इसका मतलब कंपनी चाह रही है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं बनना, बहुत ज़्यादा टाइम सेव नहीं करना, इसका मतलब चीज़ें ख़राब करना शुरू कर दो। तो ज़्यादा टाइम चक्रों के बराबर के ज़्यादा टाइम हम सेव करेंगे, ज़्यादा बोनस मिलेगा। तो कंपनी का भाई मैक्सिमम 30% तक टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो टाइम लगाओ काम करने में। तो अब हमने ये देखना है कि हमने जो टाइम सेव किया वो कितने % टाइम सेव किया। अब टाइम सेव किया हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। देखें, मैंने 9 और सेव किए, कितने में से? 50 और में से, यानी कि 50 घंटे में से मैंने 9 घंटे सेव कर लिए। तो इसको ज़रा परसेंटेज में कन्वर्ट करें, ज़रा परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 9 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, तो 9 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर किधर गया, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, आंसर आ गया 18%। इसका मतलब हम लोगों ने, मिस्टर ए ने 18% टाइम सेव किया। ठीक है जी, 18% टाइम सेव किया। अच्छा, बी ने कितना टाइम सेव किया? 14 और सेव किए आउट ऑफ 50। तो क्या करेंगे, 14 डिवाइडेड बाई 50 इंटू परसेंटेज में जाने के लिए 100 करेंगे। तो बी ने कितना टाइम सेव किया? बी ने टाइम सेव किया 14 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, 28%। तो इसने सेव किया 28%। सेम विद द केस सी, तो सी ने कितना टाइम सेव किया? 4/50 इंटू 100, और सी ने सेव किया 4/50 इंटू 100, तो उसने कर लिया 8%। और डी ने टाइम सेव ही नहीं किया तो इसने 0%, यानी कि इसने कोई टाइम सेव नहीं किया। ठीक है, तो 0 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो इसने कोई टाइम सेव नहीं किया। ठीक है जी, ये 0% पर है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट ये है कि अब हमने देखना है कि इन्होंने परसेंटेज टाइम सेव, तो ये टाइम सेव किया, तो इतना अगर ये टाइम सेव करते हैं तो इतना टाइम सेव करने के बाद इनको रिवॉर्ड कितना, बोनस कितना मिलेगा। अब ये है, ये बोनस लिखा, जो 0% टू 10% तक टाइम सेव करेगा उसको 10% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय ऑल ही रेट आएगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक मसला है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, देखें यहाँ पे ना 0 शायद नहीं होना चाहिए, कम से कम 0 से अबव होना चाहिए। यानी कि जो टाइम सेव ही नहीं कर रहा, यानी कि जो 50 घंटे चाहिए थे 50 घंटे वाला काम 50 घंटों में ही कर रहा है, तो उसको भी 10% बोनस मिल रहा है। और जो 5 घंटे सेव करेगा उसको भी 10% मिल रहा है, और जो 10% टाइम सेव कर रहा है उसको भी 10% पर मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई इक्वालिटी आ नहीं रही है। ठीक है, अच्छा जी, चलें लेट्स सी, कोई मसला नहीं, अगर 0 भी हो तो कोई मसला नहीं है, मैनेज हो जाएगा, क्योंकि वो प्रपोर्शन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक का रेशो आई जानी है इंशाल्लाह। अच्छा जी, टाइम सेव, तो ए ने कितना टाइम सेव किया? 18%। अगर ए ने 18% टाइम सेव किया है तो 18% किस स्लैब में आ रहा है? 11 और 20 के दरमियान में 18% आ रहा है, यानी कि ए को बोनस कितना मिलना है? 20%। कितना? अपने टाइम सेव्ड का, और ऑर्ली रेट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 20% लगाएंगे, किसका? 9 का। तो जो ए को बोनस मिलना है, अब ए की बोनस की कैलकुलेशन हो रही, बोनस
ए को बोनस कितना मिलना है? इसका मतलब ए को बोनस मिलना है 20% ऑफ टाइम सेव, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन हम लोगों ने कर ली ना। जो 18% टाइम सेव करेगा उसको 20% बोनस मिलना था, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। तो उसको 20% बोनस किसका मिलना है? इतने टाइम सेव्ड का। तो ए ने टाइम सेव कितने किए? 9 घंटे टाइम सेव किए। बोनस कितना मिलना है? 20% मिलना है। पर और रेट क्या है? 100 है। तो ए को इतना बोनस मिलना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ए को बोनस मिल गया 180। ए को 180 का बोनस मिला। गॉट इट? बी ने कितना टाइम सेव किया? तो बी ने 28% टाइम सेव किया। तो देखिए, देखते हैं 28% पर क्या है। 28% कहाँ से आएगा? 20 और 30 के दरमियान में 28 आएगा। तो 28 वाले को कितना बोनस मिलना है? 30% ऑफ टाइम सेव्ड। तो बी ने टाइम सेव कितना किया? बी ने 14 आवर्स टाइम सेव किए। तो 14 आवर का क्या करेंगे हम? लेंगे 14 आवर का 30%। तो यहाँ पर क्या लेंगे? टाइम सेव कितना किया? 14 आवर। इनाम कितना मिलना है? 30% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना है सारा कुछ। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग के ये नुकसान होते हैं। अच्छा जी, 14 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया 420। इसका मतलब बी को इनाम मिलेगा 420 रुपये का। और सी ने कितने घंटे टाइम सेव किया? 8%। और जो 8% टाइम सेव करेगा वो पहली वाली स्लैब में आएगा। 8% वाले को 10% टाइम सेव का इनाम मिलेगा। अच्छा जी, तो सी ने 4 घंटे टाइम सेव किए, तो इस भाई साहब को 4 घंटे के सेव करने पर 10% इंटू 100, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 40। इसका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, अब आते हैं जी, डी के ऊपर। डी ने कितना टाइम सेव किया? 0। इसने कितना टाइम सेव किया? 0। इसने 0 टाइम सेव किया। तो जो 0 टाइम सेव करे, जो 0% भी टाइम सेव करे, उसको 10% इनाम मिलेगा। तो इसको भी 10% इनाम देते हैं। आ जाए ज़रा, इसको भी 10% इनाम देते हैं। अच्छा जी, 0 और सेव किए, मल्टीप्लाई बाय 10% इनाम मिला, इंटू 100 किया, तो जब 0 से सब कुछ मल्टीप्लाई आएगा तो इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो टाइम सेव्ड आ गया, टाइम सेव्ड बोनस। तो टाइम सेव्ड बोनस, तो टाइम सेव्ड बोनस के लिए हमने क्या की बच्चों? वर्किंग 1 कर ली। और वर्किंग 1 में ए ने कितना टाइम सेव बोनस हासिल किया? ए ने 180 किया, ये 180, ये ए का 180 बोनस आ गया, और बी का 420 आ गया, और सी वाले भाई का 40 आ गया, और बी वाले भाई ने कुछ टाइम से बोनस हासिल नहीं किया, इसका 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल अर्निंग्स आ जाएंगी, टोटल अर्निंग्स ऑफ ईच इंजीनियर। तो ये ईच इंजीनियर्स की टोटल अर्निंग आ गई, टोटल अर्निंग्स। तो 5000 प्लस 180, तो 5180 ये इसकी अर्निंग आ गई, और 5420 इसकी अर्निंग आ गई, और 5040 इसकी अर्निंग आ गई, और 5000 इसकी अर्निंग आ गई। तो ये हमारे पास टोटल अर्निंग्स आ गई, जो कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 था, कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ ईच इंजीनियर। तो हमने हर एक इंजीनियर की टोटल अर्निंग्स फाइंड कर ली। अब क्या करना है? एंड देयर अर्निंग पर आवर, 1 घंटे के कितने पैसे कमाए? अर्निंग पर आवर। अब बच्चों हमने क्या निकालना है? अर्निंग पर आवर। तो अर्निंग पर आवर कैलकुलेट करने के लिए, अर्निंग पर आवर कैलकुलेट करने के लिए तो मुझे अब चाहिए अर्निंग पर आवर। अर्निंग पर आवर, अर्निंग पर आवर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। तो देखें, टोटल अर्निंग्स तो ऑलरेडी हमने क्या की है? कैलकुलेट की हुई है। अगर मैं इस टोटल अर्निंग को डिवाइड कर दूं टोटल और वर्कड, अब यहाँ पे टोटल और वर्क लेने, स्टैंडर्ड आवर्स नहीं लेने, क्योंकि हमने देखा है कि जितने घंटे उन्होंने काम किए उन्होंने उतने कितने पैसे कमाए थे।
ठीक है। अच्छा जी, एक्चुअल और तो टोटल और वर्क ये होता है, टोटल और वर्क जो होता है असल में एक्चुअल और वर्क है। तो ए ने कितने घंटे काम किए 41 आवर्स, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 5180 डिवाइडेड बाय 41 तो ये आंसर आ जाएगा। और बी के लिए बी ने कितना काम किया था 36 आवर्स, तो इसको डिवाइड कर दो अगर 36 से तो पर आवर अर्निंग आ जाएगी। सी ने 46 आवर्स काम किए, यहाँ पे 46 आ जाएगा। डी ने 50 आवर्स काम किए, तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ 50 से तो मेरे पास यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अर्निंग पर आवर। ठीक है जी। तो इस तरह से मेरी जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी वो फुल फ्लैज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। 5180 डिवाइडेड बाय 41, देखते हैं आंसर क्या है। 5180 डिवाइडेड बाय 41, आंसर आ गया 126.34। तो आंसर आ गया 126.34 और रुपीस पर और दूसरे वाले भाई साहब 5420 डिवाइडेड बाय 36, तो आंसर आ गया रुपीस 150.55 पर और साथ वाले भाई साहब का आंसर आ गया 5040 डिवाइडेड बाय 46, बल्कि आप लोग तो ये कर ही लोगे यार, ये तो आसान काम है। रुपीस 109.57 और ये वाला रुपीस 5000 डिवाइडेड बाय 50 तो रुपीस 100 पर आवर। तो ये स्टैंडर्ड और था क्योंकि इसने कोई टाइम सेव नहीं किया। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 1, ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमारी यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई। दिस इज़ अवर रिक्वायरमेंट नंबर 1। ठीक है, और इस रिक्वायरमेंट नंबर 1 में हमने टाइम सेव की, ये परसेंटेज के साथ एक बेहतरीन सी कैलकुलेशन सीखी। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमारी कंप्लीट हुई। अब सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट ये थी, वो ये कह रहा था कैलकुलेट द नेट मीन बताता हूँ अभी। नेट एडिशनल, नेट का मतलब अपना रेवेन्यू, उसमें कोई खर्चा हुआ वो माइनस कर दो, नेट तुमने कितना कमाया। कंप्यूट द नेट एडिशनल रेवेन्यू एंड बाय द कंपनी ने एडिशनल रेवेन्यू कितना कमाया। वो एडिशनल रेवेन्यू कितना था 150 किधर गया, ये 150। जो हमने जल्दी काम किया और जल्दी काम करने के बाद हमें हर घंटे सेव करने के बाद 150 रुपये मिला, ये कंपनी को एडिशनल रेवेन्यू मिला। अब देखते हैं वो एडिशनल रेवेन्यू कितना था। अच्छा जी, एडिशनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायरमेंट नंबर 2 है मेरी नेट एडिशनल रेवेन्यू। नेट एडिशनल रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी। ठीक है जी। तो नेट एडिशनल रेवेन्यू ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, अब इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करें। तो कंपनी ने जो रेवेन्यू अर्न किया वो अर्न कितना किया वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी, इसका मतलब है टोटल कितना टाइम सेव्ड हुआ था। टोटल टाइम सेव्ड हमने कैलकुलेट कर लिया था 27 आवर्स। इसका मतलब 27 आवर्स सेव हुए थे और 1 घंटा सेव करने के बाद कंपनी ने क्या कहा था, मैं आपको 150 रुपया दूंगी। तो रुपीस 150 पर आवर कंपनी ने इनाम दिया, कस्टमर ने इनाम दिया कंपनी को। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 150 करें, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 150 करें 27 मल्टीप्लाई 150, आंसर आ गया 4050। आंसर आ गया 4050, ये रुपीस में आंसर। ठीक है। अच्छा, अब कंपनी को ये एडिशनल रेवेन्यू मिला कस्टमर की तरफ से, लेकिन कंपनी ने इस एडिशनल रेवेन्यू में से इंजीनियर्स को भी तो बोनसेस दिए हैं। ठीक है नी, तो इंजीनियर्स को बोनस कितने दिए गए, टाइम सेव्ड बोनस, ये वाला टाइम सेव्ड बोनस। तो टाइम सेव्ड बोनस इंजीनियर्स को कितने मिले हैं, जरा इन सबको जरा ऐड करें। 180 प्लस 420 प्लस 40 प्लस 0। तो जब हमने इन सबको ऐड किया तो इन सबको ऐड करने के बाद आंसर आया
180 420 40 सर आया 640, तो आंसर आ गया 640। इसका मतलब माइनस कर देंगे जो इसमें से कुछ कॉस्ट लगे, वो कॉस्ट के लिए रेवेन्यू शेयर्ड विद इंजीनियर्स, ठीक है। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस किए, ये कॉस्ट कौन सी है, जो कि हमने टाइम सेव बोनस है, जो कि हमने गिवन टू इंजीनियर्स, टाइम सेव बोनस गिवन टू इंजीनियर्स। तो आंसर कितना बना था हमारा 640, तो माइनस कर देंगे यहाँ से हम 640, तो 4050 में से माइनस करेंगे 640, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3410। तो नेट एडिशनल रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी 3410, यानी कि 3410 ये कंपनी को एडिशनल रेवेन्यू हुआ, यानी कि टाइम सेव, जल्दी काम करने की वजह से कंपनी के पास 4050 रुपये आए, तो कंपनी ने 4050 रुपये, इतनी, ये चेक करें, तरतीब चेक करिए, इतनी मुश्किल अजीबो गरीब तरतीब से क्या किया, इंजीनियर बेचारों को बोनसेस दिया। और देखें 4000 कंपनी ने कस्टमर से एडिशनल रेवेन्यू लिया, और उनमें से इतनी मुश्किल तरतीब लगाकर परसेंटेज, इतना काम करोगे इतना बोनस मिलेगा, सिर्फ 640 रुपये क्या किया इंजीनियर्स को दिया। और इंजीनियर माशाल्लाह वैसे बड़े खुश होंगे, अच्छा यार मैंने इतना काम सेव किया, मुझे इतना बोनस मिला, और वैसे मोटिवेट हो रहे होंगे। तो उनको क्या पता कि कंपनी ने तो 4000 कस्टमर से लिया हुआ है, और 4000 में से तुम चारों में कुल मिलाकर 640 रुपये बांटेंगे हैं, और कंपनी ने तुमसे जल्दी काम करवा कर 3410 रुपये एडिशनल कमा लिया। ठीक है जी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था मिडवे सर्विसेज वाला, जिसमें हमने दो बातें कीमती सीखी। एक ये, अगर कोई मिनिमम कंडीशन आ जाए तो हम जो बेसिक वेज कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे टोटल और वर्क नहीं, स्टैंडर्ड और वर्क लेंगे, या वो ऑर्स लेंगे जो मिनिमम वेज के ऑर्स होंगे। और दूसरी बात हमने ये सीखी, टाइम सेव की एक बेहतरीन सी कैलकुलेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप बोनस प्लान का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है। तो इंडिविजुअल बोनस प्लान पहले ही करवा चुका था, ग्रुप बोनस प्लान के हम 3 पास पेपर के क्वेश्चंस कर चुके, और 2 क्वेश्चन में आप लोगों को क्लास में प्रैक्टिस के तौर पर करवाए थे। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम मूव करते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है ग्रुप बोनस प्लान के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे। ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के एंड में मैं करवा दूंगा खुद से। तो हम इसके 3 पेपर कर चुके हैं, पास पेपर ग्रुप बोनस प्लान के। इस हाक लिमिटेड वाला क्वेश्चन क्लास में करवाया था। ठीक है। ऑटम 5 वाला, अभी आपका जो आज का होमवर्क ये है, ऑटम 5 वाला क्वेश्चन आपके ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। ऑटम 5 वाला क्वेश्चन जो है ये भी ग्रुप बोनस प्लान का क्वेश्चन है। तो बच्चों ये होमवर्क है आपका, हर हाल में लाजमी आप लोगों ने इसको अटैम्प्ट करना है। ABC के नाम से होगा। ठीक है। 3 एम्प्लॉयज़ होंगे जिनका नाम ABC होगा। और उसके बाद हमने मिडवे सर्विसेज वाला क्वेश्चन आज कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये लेबर कॉस्टिंग के हवाले से हाई डे रेट सिस्टम। हाई डे रेट सिस्टम क्या है ज़रा देखते हैं, ज़रा आसान सही है, कोई मुश्किल नहीं है। हाई डे रेट सिस्टम, अच्छा जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा हाई डे रेट सिस्टम है। तो हाई डे रेट सिस्टम है क्या? हाई डे रेट सिस्टम में वो ये कह रहा है नो बोनस, हम कोई बोनस नहीं देंगे, यानी कि हाई डे रेट सिस्टम एक ऐसा इंसेंटिव कहते हैं इनाम, एक ऐसा इंसेंटिव प्लान है जिसमें हम बोनसेस नहीं देंगे। आपको पता है हम 2 तरह के बोनसेस देते हैं, एक हम ओवर टाइम के ऊपर बोनस देंगे, जो ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा बोनस लेके चला जाएगा। एक हम बोनस देते हैं जो जल्दी काम करेगा, टाइम सेव के ऊपर हम बोनस देते हैं। एक इंसेंटिव की टाइप ये है हाई डे रेट सिस्टम। हाई डे रेट सिस्टम ये होता है हम कोई बोनस नहीं देने वाले, हम ये कहेंगे जो एम्प्लॉय भी हमारा एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करेगा, अगर वो पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करता है उसकी जो बेसिक वेज रेट है वो हम बढ़ा देंगे और उसको हायर रेट मिलेगा। ठीक है जी। तो हाई डे रेट सिस्टम क्या है? नो बोनस विल बी गिवन, कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। We give only higher wage rate. We give only higher wage rate. हम higher wage rate देंगे on achieving particular target, अगर आप particular target achieve करते हैं। ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर
बेसिक वेज रेट क्या है? बेसिक वेज रेट ये 1 घंटे के 250 रुपये मिलने हैं, ये बेसिक वेज रेट आ गई। नॉर्मल वर्किंग आवर क्या है? पर डे, एक दिन में मैं 8 घंटे काम करता हूँ। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे, एक दिन में मुझे कितने यूनिट बनाने हैं? 100 यूनिट बनाने हैं मुझे। वेज रेट ऑफ ₹300 पर आवर विल बी एप्लीकेबल। जो वेज रेट होगा वो ₹300 पर आवर एप्लीकेबल होगा इफ वर्कर प्रोड्यूस एटलीस्ट 120 यूनिट पर डे। स्टैंडर्ड कितना है? एक दिन में 100 यूनिट बनाएंगे। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है एक दिन में 100 यूनिट बनाओगे, 250 रुपये पर आवर के हिसाब से पैसे मिलेंगे। हाँ, अगर तुम एटलीस्ट कम अज़ कम 120 यूनिट बनाओ या 120 यूनिट से ज़्यादा यूनिट बनाओ तो तुम्हें 250 रुपये नहीं, तुम्हें पर आवर अब 300 रुपये मिलेंगे। ये कहते हैं हायर रेट। ये लोअर रेट होगा, ये हायर रेट होगा। अगर पर्टिकुलर टारगेट अचीव करोगे तो हायर रेट मिलेगा। मान लें एक बंदे ने 122 यूनिट बनाए, तो 122 यूनिट 120 से ज़्यादा होते हैं तो उसको पर आवर 300 रुपये मिलेंगे। एक लेबर ऐसे जिसने 119 यूनिट बनाए, तो देखिए 119 120 से कम है, तो जिसने 119 यूनिट बनाए होंगे उसको ये लोअर रेट मिलेगा। ठीक है जी, यानी कि 120 और उससे ज़्यादा जो यूनिट प्रोड्यूस करेगा उसको 300 रुपये, हाई डे रेट सिस्टम, उस दिन का हायर रेट। और जो हमारे पर्टिकुलर टारगेट अचीव नहीं करेगा उसको लोअर रेट, जो कि 250 पर आवर होगा। ठीक है जी। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। अगर वर्कर 100 यूनिट एक दिन में प्रोड्यूस करे और अगर वर्कर 125 यूनिट एक दिन में प्रोड्यूस करे, तो बताएं लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी अगर वो एक दिन में 100 यूनिट बनाए और एक दिन में 125 यूनिट बनाए। जल्दी से शाबाश सॉल्व करें, हिम्मत करें, फिर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ। शाबाश शाबाश, हिम्मत करें, इसको सॉल्व करें। वीडियो को पॉज कर लें और इसको सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के बाद होप सो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब आंसर देख लीजिएगा, इसके आंसर्स क्या आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायरमेंट नंबर ए। अगर हम इस ए को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, इसका मतलब उस वर्कर ने ना आ डे एक दिन में 100 यूनिट बनाए। अच्छा जी, यूनिट प्रोड्यूस, अगर उसने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं एक दिन में, ठीक है, तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं? एक दिन में 8 आवर्स हैं, तो एक दिन में 8 घंटे काम किए। ठीक है नी, और क्योंकि उसने 100 यूनिट बनाया, 100 यूनिट देखें 120 से कम है, इसका मतलब उसको 250 पर आवर मिलेगा। 8 घंटे काम किए और एक घंटे कितने पैसे मिलेंगे? ₹250 पर आवर, ये उसको मिलेंगे। तो जो उसकी बेसिक वेज रेट मिलेगी, जो उसकी बेसिक वेज मिलेगी, तो वो 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 250 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? उसकी बेसिक वेज आ जाएगी। तो बेसिक वेज कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? 8 मल्टीप्लाई बाय 250 कर लिया। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 250 तो 2000 आ गए। ठीक है, तो बेसिक वेज रेट कितनी आ गई? 2000 आ गई। क्योंकि मुझे लेबर कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो लेबर कॉस्ट कितनी है? 2000, और उसने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 100 यूनिट प्रोड्यूस किए। तो अगर इस 2000 को 100 यूनिट से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा ₹20 पर यूनिट। तो ये हमारे पास लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। 100 यूनिट एक दिन में प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट में वो क्या कहता है? नेक्स्ट में वो ये कहता है कि किधर गया? अच्छा जी, नेक्स्ट में ये कहता है कि उसने 125 यूनिट प्रोड्यूस किए। अच्छा जी, अगर वो 125 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो देखें एक 120 से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए, तो अब उसको जो वेज मिलेगा वो हाई डे रेट सिस्टम मिलेगा, यानी कि एक घंटे के 300 रुपये मिलेंगे। तो उसने 8 घंटे काम किए, एक घंटे के कितने पैसे मिलेंगे? हाई डे रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ₹300 पर आवर। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 300 किया तो 2400, यानी कि उसकी वेज कितनी बन गई? ₹2400।
100। तो ये हाई डे रेट सिस्टम है। 120 से ऊपर यूनिट बनाओगे तो 2400 रुपये मिलेंगे उसको, ठीक है जी। अच्छा जी, क्योंकि मुझे भी इसको लेबर कॉस्ट पर यूनिट पे चाहिए तो 2400 टोटल लेबर कॉस्ट आ गई। पर यूनिट पे जाने के लिए इसका नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस तो 125 यूनिट्स उसने बनाए हैं, तो इसको 125 यूनिट से क्या कर देंगे डिवाइड, तो 2400 डिवाइडेड बाय 125, तो आंसर आ जाएगा 19.2। इसका मतलब रुपीज़ 19.2 पर यूनिट। अब यहाँ से एक बात बच्चों समझने वाली है, यहाँ से अब डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं, पर करवा नहीं रहा, और यहाँ से इकोनॉमिक्स वाली मेन बात ही है। देखें, बज़ाहिर ये लग रहा है कि यार जिसने 125 यूनिट बनाए हैं उसको पर आवर 250 नहीं, वो पर आवर 300 रुपये कंपनी से लेके जा रहा है, तो कंपनी को नुकसान हो रहा है कि ये वाला बंदा 1 घंटे के 300 रुपये लेके जा रहा है, और जो 120 से कम यूनिट बना रहा है वो 1 घंटे के 250 रुपये लेके जा रहा है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो 120 या 120 से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है वो कंपनी से ज़्यादा पैसे लेके जा रहा है, वो कंपनी को एक्सपेंसिव पड़ रहा है, हालांकि गलत है, हालांकि गलत कंसेप्ट है, बज़ाहिर ये लग रहा है। तो दैट्स वाई कॉस्ट अकाउंटिंग में कैलकुलेशन जितनी इंपॉर्टेंट है उससे कई ज़्यादा गुना इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के इन लफ्ज़ों से, इन लफ्ज़ों की बैकग्राउंड क्या है, इन लफ्ज़ों के पीछे कॉन्सेप्ट और कहानियाँ क्या है, इससे हम क्या डिसीजन लेंगे कंपनी का। बज़ाहिर ये लग रहा है जो ज़्यादा 120 यूनिट बनाएगा कंपनी से ज़्यादा पैसे लेके जा रहा है, हरगिज़ ऐसा नहीं है भाई। जो ज़्यादा पैसे लेके जा रहा है चेक करो वो कितना ज़्यादा भी तो काम कर रहा है, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा एवरेज कॉस्ट कम। इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है जी। तो चेक करें, अगर एक बंदा, ये वाली बात, एक बंदा 100 यूनिट बनाए, एक बंदा 100 यूनिट बनाए, तो वो कंपनी को पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के ऊपर कितने क्या पड़ रहा है, 20 रुपये की लेबर पड़ रही है। और देखें जो 100 से ज़्यादा यूनिट बना रहा है, 125 यूनिट, बेशक पैसे ज़्यादा ले रहा है लेकिन पर यूनिट कम आ रही है। इसका मतलब कंपनी को इस वाले बंदे पर जिसको 300 रुपया देने पड़ रहे हैं वो कंपनी को सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि 100 वाले की पर यूनिट 20 है और 125 वाले की 19.2 पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर कंपनी बज़ाहिर बोनसेस दे रही होती है, इसका मतलब काम भी ज़्यादा करवा रही होती है, तो ज़्यादा काम करवाने की वजह से, प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से एवरेज कॉस्ट कम आ जाया करती। तो ये बच्चों हमारे पास हाई डे रेट सिस्टम का बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था, और बस हाई डे रेट सिस्टम की या तो डेफिनेशन आती है या तो इसके छोटी सी कैलकुलेशन आ सकती है, ठीक है। इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आई कैप की बुक से रिलेटेड है, शायद मेक 200 यूनिट, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट जो है ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये फाइल आपको शेयर की ही हुई है मैंने, तो ये क्वेश्चन है और नीचे इसका ये सोल्यूशन है। पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, सोल्यूशन मत देखिएगा, आप इंशाल्लाह ताला खुद ही कर लेंगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास एक लेबर कॉस्ट में कॉन्सेप्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। अब बस थोड़े से हल्के फुल्के से कॉन्सेप्ट्स हैं, आसान से वो देख लेते हैं बस, ठीक है। तो उसके बाद तकरीबन लेबर कॉस्टिंग के में पास पेपर में 1-2 सवाल और करवाने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद लेबर कॉस्टिंग में जर्नल एंट्री सिर्फ हमारी रह जाएंगी, ठीक है। कल एक मुश्किल वाला सवाल करवाऊंगा डिसीजन मेकिंग से रिगार्डिंग लेबर कॉस्टिंग का, वो हमारा हो जाएगा। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, और जर्नल एंट्रीज़ का एक पास पेपर का क्वेश्चंस करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज़ के बाद इंशाल्लाह हमारा लेबर कॉस्टिंग चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर जाएंगे जो कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट ये होता है इन वेज इंसेंटिव प्लान में प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। ये प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम में ये होता है हम जो इंसेंटिव देते हैं, हम कहते हैं कि कोई ओवर टाइम नहीं है, कोई टाइम सेव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम में ये होता है हम कहते हैं कि हम ना उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बना देंगे। हम कहेंगे यार जितना भी कंपनी प्रॉफिट कमाती ना, इस प्रॉफिट का 2% तुम्हारा, 1% तुम्हारा, 2.5% तुम्हारा, कोई एक परसेंटेज हम तय कर देंगे ताकि वो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स दी कंपनी, ताकि वो और दिल लगाकर मेहनत करे। वो ये कह कर ठीक है यार कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो मुझे भी ज़्यादा पैसे आएंगे। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 20% ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ ₹5 मिलियन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फैक्ट्री वर्कर। कंपनी ने ये पॉलिसी बनाई, अगर हमारी कंपनी 5 मिलियन से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, और इसके लिए हम ना वर्कर्स को बताएंगे वर्कर्स तुम मेहनत करो, अगर तुम मेहनत करते हो और हमारा प्रॉफिट 5 मिलियन से एक्सीड करता है तो 5 मिलियन से ऊपर जितने पैसे एक्सीड करेंगे
उसमें से 80% हम रखेंगे, कंपनी रखेगी, डायरेक्टर शेयर होल्डर रखेंगे और 20% प्रॉफिट तुम लोगों में बांट दिया जाएगा। ये भी एक मोटिवेट करने की स्कीम है, तरीका है, ठीक है जी। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम ये होती है, ठीक है। तो हम कुछ प्रॉफिट की परसेंटेज वर्कर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है जी। या इसमें ये हो सकता है अ प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम ऑफर द एम्प्लॉइज अ सर्टेन proportion of the organization's profit. In this scheme there might be few condition, कुछ कंडीशन हो सकती है, इस कंडीशन पे हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो कंडीशंस क्या। एंड बोनस इज पेएबल टू एम्प्लॉइज हु वेस्ट द कंडीशन मेंशन इन दिस स्कीम, से उसको ये प्रॉफिट शेयर वाला बोनस मिलेगा स्कीम में, वही इन होगा जो कंडीशन को पूरा करेगा। कंडीशन कोई भी हो सकती है, कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पे लिखो यही कंडीशन है, इसके अलावा कोई भी कंपनी कंडीशन लगा सकती है। जैसे कि एक कंडीशन की यहाँ पे बात कर दूँ, कंपनी ने कहा यार ठीक है प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम में हम उसको हिस्सेदार बनाएंगे जिसको कंपनी में 5 साल हो गए होंगे, इसका मतलब वो लॉयल कंपनी के साथ पुराना एम्प्लॉय है, तो उसका हक बनता है कि हमारे साथ एज आ पार्टनर बन जाए, तो उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग में इन कर लेंगे, ठीक है। खैर यहाँ पे 1 ईयर रखा हुआ है, तो कम से कम 5 साल हम कर लेते हैं, ठीक है ना, 1 साल तो वैसे आराम से गुजर जाता है। चलिए ये अच्छी कंपनी होगी जो 1 साल के बाद प्रॉफिट शेयरिंग बोनस दे रही है, बस इसी कंपनी में इंशाल्लाह ताला हमने जाके काम करना है, उसके बाद फिर इसी कंपनी को हमने फिर बना लेना है, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉफिट शेयरिंग के फ़ायदे नुकसान पढ़ लीजिएगा, आसान सही हैं। शेयर स्कीम क्या, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इंसेंटिव का, लास्ट कॉन्सेप्ट इंसेंटिव का ये शेयर स्कीम क्या, शेयर स्कीम ये होता है हम अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को, कुछ वर्कर्स को जो कि काफ़ी कंपनी के साथ जिन्होंने वक्त गुजारा होता है, हम उनको ना कंपनी के परमानेंट पार्टनर्स बना लेते हैं, उनको शेयर इशू कर देते हैं। शेयर इशू 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो जो हमारे ओल्ड वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, या तो उनको हम शेयर गिफ्ट कर देंगे, या ठीक है ये 10% शेयर आपको हम गिफ्ट करते हैं, 5% शेयर हम आपको गिफ्ट करते हैं, ठीक है। या हम उनको जो शेयर इशू कर देंगे वो डिस्काउंटेड, वेरी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर शेयर इशू कर देंगे ताकि उनको इससे फ़ायदा हो जाए। व्हाट इज शेयर स्कीम, कंपनी ऑफर सीनियर वर्कर्स टू बाय कंपनी शेयर ऑन लो रेट, कम रेट पर, या गिफ्ट फ्री शेयर टू सीनियर वर्कर आफ्टर अचीविंग अ पर्टिकुलर टारगेट। उनके जो भी टारगेट्स होंगे वो अचीव करने के बाद कंपनी क्या करेगी, या तो डिस्काउंटेड रेट के ऊपर शेयर इशू कर देगी, या तो कहेंगे ठीक है यार हमारी तरफ से शेयर आपको गिफ्ट है, ठीक है। आज के बाद आप भी कंपनी के हल्के फुल्के से शेयर होल्डर आप लोग भी बन गए हैं, तो इससे कंपनी को इससे एम्प्लॉय को सेंस ऑफ लॉयल्टी आएगी और सेंस ऑफ ऑनर फील करेगा, यार वी फील वेरी ऑनर दैट कंपनी कंसीडर आवर पास्ट एफर्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास लेबर कॉस्टिंग में वेज इंसेंटिव प्लान के 5 वेज इंसेंटिव प्लान से हमने सारे के सारे यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है। एक डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला कल आपसे डिस्कस करूँगा, स्प्रिंग 11 का ज़रकून लिमिटेड वाला। तो ज़रकून लिमिटेड वाला हम क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, और ये एक डिसीजन मेकिंग का और लेबर कॉस्टिंग का एक तगड़ा स्ट्रॉन्ग कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, काफ़ी इसमें चीज़ों को सीखने को मिलेंगी। और इसके बाद लास्ट में जो हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है लेबर कॉस्टिंग का, वो इंशाल्लाह ताला हमारे पास जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग लेबर, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज रह जाएंगी लेबर की वेजेस को रिकॉर्ड करने, क्या जर्नल एंट्रीज होंगी और उन जर्नल एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करेंगे जो लेबर से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम कल वाले लेक्चर में या इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो उस लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा चैप्टर 5 लेबर कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। जो आपको ये होमवर्क दिया था दोबारा से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, द होमवर्क यू हैव टू बी डन टुडे इज़ दी ऑटम 5 वाला क्वेश्चन, ये हर हाल में लाजमी करना है, डोंट स्किप दिस होमवर्क। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ, रोज़ मैं कह रहा हूँ, हर लेक्चर में कह रहा हूँ, अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन की, जैसे कि अब मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया, आज हमने क्या किया, मिडवे सर्विस वाला क्वेश्चन हमने किया है। इस क्वेश्चन में ये 2 नई बातें थी, जो बच्चा इन 2 नई बातों को माइंड में नहीं रखेगा
तो वो नई चीज़ें नहीं सीख पाएगा। मैं जितने मर्जी भी क्वेश्चन करवा लूँ, मैं हरगिज़ आप लोगों तक कंसेप्ट नहीं पहुंचा पाऊंगा, आप लोगों को पास नहीं करवा पाऊंगा और आप लोग पास नहीं हो पाएंगे जब तक आप इन्हीं क्वेश्चन को घर जाकर दोबारा प्रैक्टिस करेंगे और जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा आप लोग वो करते रहेंगे, तब पास होंगे। अगर आप लोग होमवर्क नहीं करते, मैं जितने मर्जी भी क्वेश्चन सारे करवा लूँ, हरगिज़ आप लोगों को मैं पास नहीं करवा सकता, क्योंकि पेपर आप लोगों ने देने हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस का होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट को पास करने का एक मेन तरीका, आसान तरीका ये है, जो भी होमवर्क दिया जाएगा वो आप लोगों ने हर हाल में करना है। तो अगर दो चीज़ों को आपसे पिक कर लें कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता इंशाल्लाह आपका कॉस्ट का पेपर रह जाए। वो ये है, जो आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लास में समझाया जाता है वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हो, फ्रेमवर्क की तरह पता हो कि ये लफ्ज़ आ जाए तो ये करना है, ये आ जाए, ये आ जाए। जैसे बताया, अगर ओवर टाइम आ जाए तो ओवर टाइम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो हमें पता है नॉर्मल वर्किंग और एक्चुअल और वर्क, इन दोनों के डिफरेंस से ओवर टाइम आता है। अच्छा, टाइम सेव सर क्वेश्चन में आ जाए तो वो कैसे करेंगे, तो टाइम सेव के लिए दो चीज़ों का मुकाबला करना पड़ता है, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स। ये स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल, इन दोनों का मुकाबला करेंगे तो टाइम सेव्ड आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन तब ही मजबूत होंगी जब आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को दोबारा रिप्रोड्यूस कीजिएगा घर जाकर और होमवर्क कीजिएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।